लेट्स फाइट बयानबाजी। गृहमंत्री अमित शाह ने टीएमसी के अराजक तत्वों को कड़ी चेतावनी दी है। अमित शाह ने कहा है कि ये लोग 4 मई तक अपने घरों से न निकलें। उन्होंने कहा है कि बीएसएफ को बाड़ लगाने के लिए जो 600 एकड़ भूमि चाहिए, ममता बनर्जी ने वो नहीं दी। फिर भी बीएसएफ के जवान पर घुसपैठ करवाने का आरोप लगाती है। मैं यहाँ पर जब पश्चिम वर्धमान में आया हूँ, मुझे सुबह कुछ पत्रकारों ने फोन किया कि भैया वहां गुंडों का बहुत त्रास है। दीदी के गुंडे, भाईपों के गुंडे परेशान करते हैं ना भाई, करते हैं या नहीं करते हैं जरा। मगर 23 अप्रैल को मतदान है। मैं सारे गुंडों को माइक में कहकर जाता हूं, अपने घर के बाहर मत निकलना, वरना 5 मई के बाद अपनी खैर नहीं है, खैर नहीं। भाइयों बहनों, बेखौफ, बेरोक-टोक मतदान करना। ममता के कोई गुंडे की मजाल नहीं है इस बार बंगाल के मतदाता को रोक पाए, किसी की मजाल। बड़ी संख्या में मतदान होते ही ममता का जाना सुनिश्चित हो जाएगा। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की नीति वाले बयान को नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि वे बुलडोजर में नहीं, मानव अधिकारों, प्रेम और मानवता में पूरा विश्वास है। ममता ने कहा है कि उनका धर्म मानवता है और वे किसी भी तरह की सांप्रदायिक राजनीति नहीं बर्दाश्त करेंगी। কালকেই বলে গেছে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, আমি সংবাদ মাধ্যমে দেখলাম যে উত্তরপ্রদেশের মতো এখানে বুলডোজার চলবে। মানেটা কি? আমি বুলডোজারে বিশ্বাস করি না, আমি মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করি, ভালোবাসায় বিশ্বাস করি, মানবিকতায় বিশ্বাস করি। আমার ধর্মের নাম মানব ধর্ম, আমি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করি না। राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि वे देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और वे कानून से बच नहीं पाएंगे। विपक्षी नेताओं और आलोचकों को दबाने के लिए राज्य की ताकत दुरुपयोग में लाई जा रही है, जो संविधान और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि आप पार्टी के सांसद संजय सिंह हमारे साथ हैं, हम मिलकर तय कर लेंगे कि 2027 में क्या करना है। हमने भी एक मंदिर बनवा दिया है, ऐसा है, हमने भी केदारेश्वर मंदिर बनवा दिया है भगवान शिव का। मैं उन्हें भी बुलाऊंगा और आप लोगों को। ये संजय जी हमारे साथ हैं, हम दोनों मिलकर के तय कर लेंगे क्या करना है। और ये स्मार्ट मीटर, ये फ्री पीड़ा देने वाला पेड मीटर है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनता दल यूनाइटेड को भाजपा का प्रकोष्ठ बताया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के एजेंट जदयू के अंदर घुस गए हैं और वही लोग धीरे धीरे जदयू को खत्म कर रहे हैं ताकि बिहार में भाजपा के लिए एक और शाखा बन जाए। कार्यकर्ता आज भी ये समझने को तैयार नहीं है ऐसा क्या हुआ कि 25 से 30 फिर से नीतीश, अचानक हुआ कि नीतीश जब राज्यसभा जाएंगे तो कभी भी जा सकते थे। देखिए, जदयू नीतीश जी का स्वाभाविक है, उम्र हो गया है और हेल्थ इशू से वो निर्णय नहीं ले पा रहे। या तो चीजें छुपाई जाती है या उन पर थोपी जाती है या उनको गुमराह किया जाता है। और जदयू अब जदयू नहीं रहेगी, अब भाजपा का प्रकोष्ठ बनेगा। भाजपा के एजेंट लोग हैं, डीलिंग हुई होगी जो जदयू में है, उन लोग डील कराया है, वही लोग जो है अब जदयू को खत्म कर दिया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और नीतीश जी का जिस तरीके से विदाई किया गया, ये बेहद दुखद है। जो व्यक्ति 20 साल तक मुख्यमंत्री रहा, उसको आप जो है राज्यसभा भेजने का निर्णय ले रहे हो, थोपा गया है।
निशांत को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन पता नहीं चला कि निशांत बनेंगे नहीं। आप चाहते हैं कि निशांत बने, क्योंकि अब तो नीतीश जी जा रहे हैं, फिर तो हम तो चाहते जनता का सीएम हो, जो काम करे, ना कि कुर्सी पे बैठा रहे या मलाई खाए। अब किसको बनाए ना बनाया जाए, इस पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते। महिला बिल पे आप लोगों का क्या स्टैंड है? आपकी हम लोगों का शुरू से ही है, आरक्षण के अंदर आरक्षण, ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए, एससी और एसटी के लिए मिलना चाहिए, और ये पहले से हमारी पार्टी का स्टैंड है। भले ही इसको 50% कर दीजिए। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने द हिंदू अखबार में प्रकाशित लेख में कहा है कि महिला आरक्षण अब कोई विवाद वाला मुद्दा नहीं रहा, बल्कि असली मुद्दा परिसीमन है। उन्होंने लिखा है कि गर्मियों के विशेष संसद सत्र में जल्दबाजी में संविधान संशोधन बिल पेश करने की जरूरत नहीं है। उनका आरोप है कि इस तरह जल्दबाजी में राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर बहुत दूरगामी बदलाव थोपे जा रहे हैं, जिसका औचित्य केवल नैरेटिव मैनेजमेंट है। सोनिया गांधी ने इस आर्टिकल का राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि यह मुद्दा नया नहीं, बल्कि सोनिया गांधी ने ही संसद विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण की मांग को आगे बढ़ाया था, जैसा कि राजीव गांधी ने पंचायतों और नगर पालिकाओं में लागू किया था। अचानक आपने चुनाव चल रहे हैं तमिलनाडु में और बंगाल में, आप उसका लाभ लेना चाहते हैं। जो बिल पास हो गए 2023 के अंदर, अब 3 साल क्यों लग गए फिर इनको, चुप क्यों रहे? और 3 साल पहले खड़गे साहब ने कहा था कि किस प्रकार से अभी आप लागू कर दीजिए इसको सीधा ही। तब तो कहा नहीं, पहले हम जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद लागू होगा। अब ये चाहते हैं कि जनगणना बाद में होती रहेगी, 2011 को काम ले लेंगे, परिसीमन हो जाएगा जल्दबाजी में, ये चाहते हैं, और लागू हो जाए। अगर जल्दबाजी में करेंगे तो इतना बड़ा ये इश्यू है, पूरे कंट्री को कंसर्न फील हो रहा है। दक्षिण के राज्यों में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में क्या होगा, छोटे राज्यों में क्या होगा, चाहे हिमाचल क्यों नहीं हो। तो ये जो आशंकाएं पैदा हो गई देश के अंदर, सब राज्यों के अंदर, वो बहुत खतरनाक आशंकाएं हैं। उसके निवारण किए बगैर अगर आगे बढ़ेगी तो बहुत बुरा हो सकता है। मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। तो एनडीए गवर्नमेंट को चाहिए सोच समझ के, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि आप चुनाव समाप्त होते ही 29 तारीख को पोलिंग होते ही आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, सबकी राय लीजिए, सब सहमति बनाइए। जैसा कि 2023 का जो कानून बना था तब भी सबने सर्वसम्मति से पास किया। राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के आर्टिकल का हवाला देते हुए एक्स पर लिखा है कि जब भी लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर परिसीमन होगा तो वह अंकगणित से ज्यादा राजनीतिक रूप से निष्पक्ष होना चाहिए। उनका तर्क है कि इसमें राजनीतिक संतुलन, राज्यों की शक्ति और संघीय ढांचे को भी ध्यान में रखना जरूरी है, वरना देश में असमानता और तनाव बढ़ जाएगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस्लामाबाद में हुई यूएस ईरान शांति वार्ता पर कहा है कि ईरानी डेलीगेशन के पास अंतिम बिल फाइनल करने का वास्तविक अधिकार ही नहीं था। ईरानी प्रतिनिधिमंडल को तेहरान जाकर ऊपरी नेतृत्व से अलग अलग बिंदुओं पर मंजूरी लेनी थी। इसी वजह से अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान से बिना किसी ठोस समझौते के वापस लौट आया। वेंस ने कहा है कि वाशिंगटन ने अपनी शर्तें बिल्कुल साफ साफ रख दी थीं, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त पाबंदी, खाड़ी क्षेत्र में आक्रामकता रोकना और मिलिशिया गुटों को बढ़ावा देने से रोकना शामिल है। Now, what's interesting, Brett, about this is that in the process of doing this negotiation, I do think that we acquired some knowledge about how the Iranians are negotiating. And this is ultimately why we left Pakistan, because what we figured out is that they were unable, I think the team that was there was unable to cut a deal, and they had to go back to Tehran, either from the supreme leader or somebody else, and actually get approval to the terms that we had set. So again,
whether we have further conversations, whether we ultimately get to a deal, I really think the ball is in the Iranian court because we put a lot on the table. We actually made very clear what our red lines were. We also made clear, Brett, that we actually would be very happy. The President of the United States has said he would be very happy if Iran was treated like a normal country, if it had उधर चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दी है कि वे चीन के हितों में दखल न डालें। चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि हॉर्मुज चीन के लिए हमेशा खुला रहेगा क्योंकि उसकी ऊर्जा सप्लाई और वैश्विक व्यापारिक सुरक्षा के लिए यह रास्ता रणनीतिक रूप से अत्यंत अहम है। 第二个问题，刚才我已经介绍了中方的有关立场。关于你提到的第三个问题，中国在军品出口方面一贯采取慎重、负责任态度。根据本国出口管制法律法规及承担的国际义务，实施严格管控。我们反对无根据的抹黑或恶意关联。 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिकित्सा सेवा को मानवता की सेवा के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता बताया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा है कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सिर्फ वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी दक्षता ही काफी नहीं, बल्कि रोगी के प्रति संवेदनशीलता, धैर्य और विनम्रता की भी सख्त जरूरत होती है ताकि मरीज को शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर आराम और आश्वासन मिल सके। उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आज केवल स्नातक नहीं हुए, आप सब पर लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने का दायित्व भी आ गया है। आपको लोगों के जीवन रक्षक के रूप में करुणा का दूत बनकर आगे बढ़ना है, क्योंकि चिकित्सा केवल एक प्रोफेशन नहीं है, ये मानवता का सेवा के प्रति प्रतिबद्धता भी है। इस प्रोफेशन में केवल वैज्ञानिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, धैर्य और विनम्रता की भी आवश्यकता होती है। आपके द्वारा धारण किया गया व्हाइट कोट समाज के उस विश्वास का प्रतीक है जो लोग अपनी बीमारी और अनिश्चितता के क्षण में चिकित्सक के ऊपर करते हैं। इस विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदार आप कंधों पे रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पंचायती राज संस्थाओं को महिला नेतृत्व का उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा 14 लाख से ज्यादा महिला स्थानीय स्वशासन की इकाइयों में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और गांव बस्तियों के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। साथियों, हमारे देश में महिला नेतृत्व का एक बेहतरीन उदाहरण पंचायती राज संस्थाएं भी हैं। आज भारत में 14 लाख से अधिक महिलाएं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। लगभग 21 राज्यों में तो पंचायतों में उनकी भागीदारी करीब करीब 50% तक पहुंच चुकी है। और मैं जब विदेश के मेहमानों से कभी इस विषय पे बात करता हूं, ये आंकड़ा सुनते उनका मुंह खुला रह जाता है, उनको आश्चर्य होता है। साथियों, ये कोई साधारण बात नहीं है। लाखों महिलाओं की राजनीति और सामाजिक जीवन में ये सक्रियता दुनिया के बड़े बड़े नेताओं और राजनीति के विशेषज्ञों को भी बहुत ही हैरान करने वाली बात होती है और इससे भारत का बहुत गौरव बढ़ता है। साथियों, अनेक अध्ययनों में ये सामने आया है कि जब निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी तो इससे व्यवस्थाओं में भी संवेदनशीलता आई है और ये बहुत बड़ी ताकत होती है। और इसका परिणाम है पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य
पोषण, ऐसे कई विषयों में ज्यादा बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।